नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी की हैट्रिक, विपक्ष में किचकिच, लेकिन इस बीच आपको बताते हैं धड़कनें तेज है। धड़कनें तेज है उन नेताओं की जिनके नाम पर इस वक्त चर्चा तेज है कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तीन राज्य बीजेपी की झोली में है और ऐसे में इन राज्यों के नेताओं में अब धड़कनें इस बात को लेकर तेज है कि क्या उनके चेहरे पर मुहर लगेगी, क्योंकि बीजेपी का नेतृत्व जाना जाता है इस बात के लिए कि सरप्राइज फैक्टर के साथ अचानक कोई सीएम फेस चुना जाता है। ऐसे में क्या इस बार ऐसा ही इन 3 राज्यों में होगा? आज तक की नजर बनी हुई हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ तीनों जगहों से जुड़ेंगे और इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे कि हलचल अगर इशारा कर रहे हैं तो किसके चेहरे पर जाकर टिक रहे हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन बात अब उस राजनीति की जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद सामने आई है। बात हिंदी पट्टी की हो रही है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वहीं मिजोरम में जेडपीएम ने जबरदस्त जीत हासिल की है एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पर। अब बात 3 राज्यों में बीजेपी की जीत की। एक तरफ पीएम मोदी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष में एक किचकिच बढ़ रहा है। तीनों राज्यों में बीजेपी की दमदार जीत के बाद इंडिया गठबंधन में घमासान है, कांग्रेस पर हमला है, नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव को ज्यादा दमदार बताया जा रहा है, कांग्रेस को दम्भी, अहंकारी सब कुछ कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये जीत बीजेपी की नहीं बल्कि मोदी की है। ये खुद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है। विपक्ष भी अगर मोदी मोदी करने लगा है तो अब आपको देखना जरूरी है कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि मोदी है तो जीत की गारंटी है। तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने 42 जिलों में अपनी रैलियों से करीब 250 विधानसभा सीटें कवर की। हैट्रिक जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने लगाई है, यहां नरेंद्र मोदी के प्रचार से जीत का स्ट्राइक रेट 67% यानी 67% है। ये देश में किसी भी नेता से कई गुना ज्यादा है। 3 राज्यों में जहां पीएम प्रचार करने गए, खास बात यह है कि इन इलाकों में बीजेपी ने 76 नई सीटें जीत ली है, यानी कन्वर्जन रेट अगर आप देखें तो वो भी पीएम का बहुत ज्यादा है। राजस्थान में पीएम की रैलियों का प्रभाव 119 सीटों पर रहा, इनमें से 41 सीटें ही बीजेपी के पास पहले से थी। इस बार यहां बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, यानी पिछली बार से 33 सीटें ज्यादा जहां पर पीएम गए थे। मध्य प्रदेश में जिन 93 विधानसभा सीटों पर पीएम मोदी की रैलियों का प्रभाव रहा, उनमें से 46 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी को यहां 70 सीटों पर जीत मिली है, यानी मोदी की रैलियों की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में 24, 33 राजस्थान में, एमपी में 24 नई सीटें मिली है जहां पीएम गए। छत्तीसगढ़, जहां पर पीएम की रैलियों का प्रभाव वाली 38 सीटों में से केवल 6 सीटें ही बीजेपी के पास थी। इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 25 हो गई, यानी पुरानी सीटों को रिटेन करने के साथ ही 19 और सीटें बीजेपी को मिली हैं। हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोदी की जीत ने इंडिया गठबंधन के हौसलों को पस्त किया है, कांग्रेस की ताकत घटी है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लिए चलेंगे आपको अपने सहयोगियों के पास भी। एक जबरदस्त बहस के पहले ये जानने की सीएम कौन बनने वाला है, पहले ये रिपोर्ट। सड़क से संसद तक सिर्फ मोदी नाम गूंज रहा है। कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही सदन मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई छवि की बदौलत बीजेपी ने वो कर दिखाया है जिस पर बड़े बड़े सियासी पंडित दुविधा में थे। राजस्थान में पार्टी 5 साल बाद सत्ता में लौटी है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी ने कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है, तो मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को मात देते हुए बीजेपी ने सत्ता बरकरार रखी। तीनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। पार्टी की वो रणनीति काम आई। डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला जनमानस के मन मस्तिष्क में फिट बैठा। वोटरों ने मोदी के नाम पर फिर मुहर लगा दी और विपक्ष की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। तो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए, सकारात्मक विचार लेकर के आइए,
अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम कर फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के साइड इफेक्ट्स इंडिया गठबंधन में दिख रहे हैं। मोदी को चुनौती देने के लिए जो एकजुटता तैयार की जा रही थी, उसमें कोहराम मचा हुआ है और कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दांव लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का दम दिखा रही है। हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है, एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये करके दिखाया है। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमारी, हम सब ये समझते हैं कि 2024 में ये जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की ताकत में है, शक्ति में है। बीजेपी आरएसएस का कोई मुकाबला हिंदी पट्टी में अगर देखा जाए जो कर सकती है पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो वो माननीय अखिलेश यादव जी है। दरअसल तीनों राज्यों के नतीजों ने विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस को हैसियत दिखाने का मौका दे दिया है। अपने बलबूते चुनाव जीत लेंगे और ग्लोरी किसी के साथ शेयर ना हो पाए, इस दंभ ने कांग्रेस पार्टी को पराजित किया। सारे गठबंधन के साथी उनकी मदद करने को तैयार थे, चुनाव प्रचार में साथ देने को तैयार थे। हम लोगों ने इक्की दुक्की सीट मांगी, उस पर भी बहुत ही अपमानजनक टिप्पणियां नेताओं के बारे में की गई। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी कहां कमजोर पड़े। वहां राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी ने कोशिश की, लोगों ने समर्थन भी दिया, फिर भी उम्मीद नहीं थी इतना भारी बहुमत बीजेपी को मिला है, तो लोगों के मन में शंका है। टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि वाकई ये बीजेपी की जीत नहीं है, मोदी की जीत है। जो 3 स्टेट में भाजपा ने जीत हासिल की है, वो भाजपा का सक्सेस नहीं है, वो कांग्रेस का फेलियर है। कांग्रेस फेल किया है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं, तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं, मोदी की जीत है। इंडिया गठबंधन में मचे कोहराम के बीच संसद सत्र की शुरुआत से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि बैठक में कांग्रेस ने नतीजों पर सफाई देने की कोशिश की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के सुर कुछ बदले। जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पे वोट करती है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। अभी 2024 के चुनाव में काफी विलंब है और मुझे लगता है तब तक सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का परिणाम 20 साल पहले भी आया था। कांग्रेस तीनों स्टेट हार गई थी, फिर उन्होंने 2004 में वापसी की और बहुत अच्छी संख्या में उन्होंने वापसी की। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कोई परिणाम खराब आया तो आगे नहीं होगा। जनता हमेशा देखती रहती है और आप जनता को बार बार गुमराह नहीं कर सकते हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस की जबरदस्त हार इंडिया गठबंधन पर क्या असर डालता है, इसके संकेत 6 दिसंबर को मिल सकते हैं, जब गठबंधन की बैठक होगी। आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आइए आपको जल्दी से बताते थे तीनों राज्यों में क्या हलचल है, बीजेपी के आगे की तैयारी क्या है, सीएम कौन बनेगा। कल दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। तीनों राज्यों के नतीजों को लेकर चर्चा होगी, साथ ही आगे की गतिविधियां भी तय की जाएंगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे के घर पर कई विधायकों ने बैठक की है। वसुंधरा के घर करीब 20 विधायक मौजूद थे। उधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता दिल्ली आ रहे हैं ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद वाजपेयी जी प्रवक्ता एलजेपी के, तीनों हमारे साथ चारों जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का रुख करें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शरद इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। शरद, क्या अभी से शक्ति प्रदर्शन की नौबत आ रही है वसुंधरा राजे की तरफ से? शरद, वसुंधरा राजे के घर के बाहर से आप शायद मौजूद है। विधायक आ रहे हैं, लोग टूट पड़ रहे हैं यहाँ पर, उनसे जानने के लिए मैं वसुंधरा राजे के घर के बाहर जो विधायक आ रहे हैं, अभी कालीचरण सर्राफ आए हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा।
वसुंधरा जी हमारी नेता है, सर्वमान्य नेता है, पर पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। व्यक्तिगत पसंद नहीं होती है पार्टी में, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वही होगा। विधायक दल की मीटिंग होगी, उसके अंदर तय होगा, उसके बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा। क्या अपनी पसंद बताने के लिए पहुंचे हैं वसुंधरा जी के घर? कर्टसी मीटिंग है, क्या है? नहीं, हम तो वैसे ही रूटीन में मिलने आए हैं, बधाई देने। बहुत सारे विधायक आ रहे हैं मिलने के लिए। हाँ, तो नेचुरली आएंगे। वसुंधरा राजे के कई विधायक मांग भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे भाई, नेता है तो निश्चित रूप से लोग आएंगे। विधायक मांग भी कर रहे हैं वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री। अब ये तो विधायकों को पूछो, मुझे पता नहीं है, मेरी जानकारी भी नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर। अंजना, यहाँ पर शाम से ये सिलसिला जारी है, क्योंकि पिंडवाड़ा से आने वाले समा गरासिया ने कहा कि हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है डिनर के लिए, और जो भी विधायक आ रहे हैं यहाँ पर एक भगदड़ सी मच जा रही है। अब तक 30 से आसपास विधायक आए गए हैं, लेकिन परिस्थितियां देखिए, बदली हुई परिस्थितियां हैं। मैंने देखा था राजनाथ सिंह के जमाने में भी, जब यहाँ पर वसुंधरा राजे ने बगावती सूर अपनाया था नितिन गडकरी के सामने भी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में बड़ा अंतर है। तब विधायक खुले खड़ा होकर यहाँ पर वसुंधरा राजे का नाम लिया करते थे। अभी कई तो गाड़ी के शीशे नहीं नीचे कर रहे हैं, कई कह रहे हैं कि हमें आला कमान जो कहेगा वो मानेंगे। कई गोपीचंद मीणा और बहादुर कोहली जैसे विधायकों ने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यही सवाल है कि क्या इस ट्रांजिशन पीरियड में, बदलाव के इस समय में वसुंधरा राजे को किनारे रखा जा सकता है? क्या महारानी अपना तेवर नहीं दिखाएंगी, चुपचाप बैठ जाएंगी? इसे लेकर राजस्थान में बहस जारी है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दिल्ली में उधर बैठकों का दौर जारी है। बाबा बालकनाथ आज बीजेपी के हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत मिले, प्रहलाद जोशी मिले जेपी नड्डा से। दिल्ली में एक अलग मीटिंग चल रही है और यहाँ एक अलग मीटिंग चल रही है वसुंधरा राजे की, जहां पर विधायक आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बुला रहे हैं, कई कह रहे हैं डिनर पे बुलाया गया है। अब यही सवाल है कि क्या बदली हुई बीजेपी को वसुंधरा राजे समझ नहीं रही है, या फिर इस तरह का एक शक्ति प्रदर्शन महंगा पड़ सकता है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है और अपनी मेहनत पर चुनाव लड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार तो फैसला शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वो जमाना था जब बीजेपी मुख्यालय में वसुंधरा राजे ने, जब गुलाब चंद कटारिया रथ यात्रा निकाल रहे थे तो बीजेपी छोड़ देने की धमकी दी थी, मगर ये बदली हुई बीजेपी है। मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे एक दबाव की राजनीति कर सकती हैं, क्योंकि देखिए 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद तीसरी बार मुख्यमंत्री रहने का मन तो करता ही है। हम लोगों ने अशोक गहलोत सचिन पायलट का झगड़ा देखा ही है, मगर इस तरह से देखिए गाड़ियों का आने का सिलसिला जारी है। एक बार गेट खुलेगा तो अपने कैमरामैन को हम कहेंगे कि गेट खुलते ही अंदर का नजारा भी दिखाएं, क्योंकि गेट उतनी ही तेजी से बंद हो जा रहा है। इस तरह से एक टेंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, उस टेंट के नीचे बहुत सारी भीड़ दिखाई दे रही होगी आपको, जहां पर गाड़ियां भी गई है, जहां गाड़ियां भी गई है, अंदर सामान भी गया है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई डिनर का भी इंतजाम हो सकता है, जैसा कि विधायक बता रहे हैं। मगर फिर वही बात है कि बहुत सारे विधायकों से हमने बात की अंजना, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया है। तो क्या जो वसुंधरा खेमे के विधायक है उन्हें ही बुलाया गया है, या फिर कई लोग, चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, नेता रही हैं, तो मिलने आ रहे हैं? क्योंकि पार्टी ने आज जयपुर में कोई बैठक नहीं बुलाई है, और पिंडवाड़ा से, जहाजपुर से अगर दूर दूर से विधायक पहुंच रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है। जैसा कि कहा जा रहा है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे, अगर कई नाम हम अगर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उन नामों में से एक नाम वसुंधरा राजे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि और वो पुरानी बीजेपी, बिल्कुल पुरानी बीजेपी और वसुंधरा राजे का पुराना दौर जो आप कवर करते रहे शरद, उसमें और आज में बहुत फर्क है। अगर विधायक मुंह नहीं खोल रहे तो उन्हें भी पता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सरप्राइज फैक्टर के साथ सीएम का नाम बताने के लिए अब जाना जाता है। बिल्कुल शरद, बने रहिए हमारे साथ। रवीश पाल सिंह, मध्य प्रदेश में क्या हलचल है, जल्दी से बताइए। वहां पर कोई ऐसा शक्ति प्रदर्शन? शिवराज जी बीते दिन से ही हर आधे घंटे पर एक बाइट, एक इंटरव्यू, एक नजारा, कभी पौधा लगाते हुए सब कुछ दिख रहे हैं। सब जो पुराने वाले दिग्गज है वो अपनी अपनी जमीन में पानी डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, पौधारोपण तो उनका बीते 2 सालों से चल रहा है। वो उस दिन में नाका नहीं करते हैं। वो कहीं पे भी हो, भोपाल में हो, भोपाल से बाहर हो, पौधा तो वो लगाते हैं, रोज लगाते हैं। आज भी लगाने गए थे। उनसे बात करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, हालांकि चलिए उन्होंने नहीं की। कल जरूर उन्होंने पौधा लगाया, लोगों से बात की। मीडिया को तो खैर वो जैसे ही नतीजे या फिर यूं कहे शुरुआती रुझान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था रुझानों में ही, उसके बाद से उन्होंने जो मीडिया बाइट्स देनी शुरू किए वो सिलसिला रात को 9 बजे तक जारी रहा। हर आधे घंटे में 1 घंटे में वो किसी न किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे ही रहे थे, भोपाल में भी, दिल्ली के पत्रकारों को भी। शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो अंजना जी, राजस्थान जैसी स्थिति मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं दिख रही है। वजह यह है कि दरअसल जिन चेहरों के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के बाद मुख्यमंत्री का नाम जिनका आ रहा है वो सारे सांसद हैं। और क्योंकि दिल्ली में लोकसभा चल रही है तो ये सारे नाम दिल्ली में पहले से ही मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, ये सारे लोग जो हैं ये दिल्ली में है। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय जरूर आज इंदौर में थे, भोपाल वो आए नहीं। इंदौर में उन्होंने जरूर पत्रकारों से बात की, लेकिन वो अब दिल्ली रवाना होंगे। कल जो महासचिवों की बैठक है, वो माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक है वहां पे, तो शायद महामंत्रियों की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी वहां शामिल हो, उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। हाँ। तो मध्य प्रदेश में राजस्थान जैसी स्थिति तो कतई नहीं देखने को मिल रही है अभी तक की स्थिति में। लेकिन कल जब नया सूरज होगा, नया सवेरा होगा, तब देखा जाएगा। क्योंकि अब आज तो सब लोग एक तरीके से देखा जाए तो आराम की मुद्रा में दिखे। हाँ। लेकिन कल जरूर मध्य प्रदेश में थोड़ी हलचल जो है शायद बढ़ जाए, क्योंकि जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम भी तय होना है और 7 तारीख या उसके बाद कभी भी शपथ भी होनी है मुख्यमंत्री के लिए। तो हलचल कल या परसों से जरूर मध्य प्रदेश में। और रवि, सबसे अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि जो सोचता है कि मैं शायद बन जाऊं, वो कहता है कि मेरा नाम तो गलती से मत लेना, क्योंकि सबको लगता है कि अगर माहौल किसी एक ने बनाया तो उसका पत्ता कहीं कट ना जाए। बहरहाल, गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं हमारे साथ, अनुराग जी यहाँ स्टूडियो में है, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए, अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरू करते हुए, बहुत नेताओं की धड़कनें बहुत तेज है, एक एक रात, एक एक घंटा उनके लिए कयामत का घंटा बीत रहा है। कौन सीएम बनेगा मुझे पता है गौरव जी, आप भी इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था। क्या ये एक ऐसा मौका है जब आप नई पौध को अपनी पार्टी में तैयार करेंगे, वसुंधरा जी, शिवराज जी या रमन सिंह जी को रिप्लेस करने के लिए पार्टी सोच रही है? फिर आगे की चर्चा करेंगे विपक्ष पर। अंजना जी, मैं आपको एक बात जरूर कह सकता हूं, विपक्ष में है खलबली, भारतीय राजनीति का एक ही है बाहुबली, और वो है नरेंद्र मोदी जी। चाहे कोई नेता हो, केंद्र से हो, प्रदेश से हो, मुख्यमंत्री शिवराज जी हो, हम लोग गौरवान्वित है कि हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, और देश का नागरिक भी यही मानता है। आपको मालूम है चिंतित परेशान कौन है? चिंतित परेशान वो हैं जो 2023 के इन 5 राज्यों के चुनाव को सेमीफाइनल बता रहे थे और हिट विकेट हो गए, तो अब कह रहे हैं कि नहीं, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। वो ये भूल गए अंजना जी, जब 2024 के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी तो 400 से ज्यादा सीटें पाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा विपक्षी दल भी ना हो और सिंगल डिजिट पार्टी हो जाए। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, जो बड़े संदेश हैं हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। सबसे बड़ा संदेश यह है कि जो मोदी जी की गारंटी है ना, इसके सामने सब फेल है। मोदी जी ने कह दिया तो कह दिया, वो बात पूरी होगी। जनता ने इस बात पे मुहर लगा दी है। जो झूठी गारंटी, झूठे वादे देते थे, उनकी गारंटी केवल भ्रष्टाचार की है, परिवारवाद की है और सांप्रदायिक राजनीति की है। दूसरी बात, सनातन धर्म को गाली ना देना। सनातन सहिष्णु है, वो सुनता है, चुप रहता है, लेकिन जब वो वोट की चोट देता है ना, तो अच्छे अच्छों का अहंकार भी टूट जाता है, उनका अस्तित्व भी मिट जाता है। रामचरितमानस को जला दो, डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग और एड्स है, इस सब का जवाब जनता ने दे दिया है। तीसरी बात जो बड़ी है कि आप वोटर्स को ही गाली दे रहे हैं। राजस्थान के जो मंत्री रहे वो कह रहे थे आज की विश्वासघात किया वोटर्स ने, ऐसे ही सुरजेवाला ने कहा था इससे पहले वोटर्स राक्षस है। आप मुझे बताइए अंजना जी, हमारा लोकतंत्र जीवित है। राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो मर गया है, वो अलग बात है, लेकिन कोई पूर्व मंत्री चुनाव हारने के बाद
इतना भी बड़ा दिल नहीं रखता है कि जो जनादेश आया है उसको स्वीकारे और ये माने कि जनता ने आपको रिजेक्ट किया है। आप कहेंगे कि विश्वासघात किया है और इसीलिए एक नई राजनीति का उदय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिसके साथ जनता खड़ी हुई है और यही विपक्ष से बर्दाश्त नहीं होता। धन्यवाद। आलोक जी, मैं सबसे पहले तो आपकी चुनावी सूझबूझ की प्रशंसा करना चाहती हूं, क्योंकि ऑन कैमरा ऑफ कैमरा आपसे बात हो रहा था और तस्वीर को भांपने में आप काफी आगे थे। आपको एक एसेट की तरह आपकी पार्टी को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे नहीं पता वो कितना चुनावी रणनीति के लिए करते हैं, लेकिन एग्जिट पोल की शाम आप मुझे कह रहे थे सर कि मध्य प्रदेश का क्या, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत के दिखाए मोदी, तब मानेंगे। तो अब मान गए क्या? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं कार्यकर्ताओं की मेहनत को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज भी 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को 10 लाख टोटल वोट के करीब ज्यादा मिले। अहंकार की भाषा मोदी जी सुबह से पार्लियामेंट के बाहर से और उनके तमाम प्रवक्ता बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज भी उनको सनातन, राम मंदिर, रामचरितमानस इन्हीं का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे वक्तव्य में एक बार भी नहीं बताते हैं कि भाई हमने क्या काम किया और किस वजह से हमें वोट मिला। पूरा चुनाव प्रचार मोदी जी ने नकारात्मकता के ऊपर लड़ा, हिंदू मुस्लिम करने, पोलराइजेशन तक करने के आधार पर लड़ा। और एक सेकंड आलोक जी, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के सामने सिर झुका रहे थे कमलनाथ, तो वो क्या कर रहे थे? देखिए, मैं समझता हूं कि वो अपनी निजी आस्था है। धीरेन्द्र शास्त्री से जाकर हमने कोई वोट तो नहीं मांगे या धीरेन्द्र शास्त्री ने हमारे लिए वोट तो नहीं मांगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर कन्हैया के नाम पर वोट मांग रहे थे तो वो वोट मांगना था। ये 2 चीजों में फर्क है। अब बात आती है मोदी जी की गारंटी की। दुर्भाग्य है कि 2014 के भाषण अगर मोदी जी स्वयं भी सुन लेंगे तो पूरे पैनल जो यहां पर बैठा है उसको पूरी तरह से लज्जा आएगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार उनकी सरकार। आज मोदी जी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और पीएम केयर्स फंड के आंकड़े। थोड़ा सा तो रिजल्ट पे बात कीजिए ना, आप अपने मन की पूरी बात बोलिएगा। अभी तक मैं किसी के बीच में नहीं बोला, थोड़ा तो मैं चुप हो जाता हूँ। रिजल्ट पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप ही बोलिए आलोक जी, आप ही बोलिए। मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड, प्रहलाद पटेल जुड़ रहे हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुराग जी आ रही हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड। प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जो कि नरसिंहपुर से 31,000 वोटों से जीते हैं। बहुत बहुत जीत की बधाई आप लोगों को। प्रचंड जीत आपने पटेल साहब वहां पर हासिल की है। अंजना जी, आपको धन्यवाद। अगले सीएम से बात कर रही हूं क्या? शुरुआत ऐसी मत करिए, शुरुआत अच्छे से कि अभी हम खुश हैं सब कि लगातार हम जिस प्रकार से विजय हमने हासिल की है और इस पूरे चुनाव अभियान में जो मैं कह रहा था कि 2003-2023 में दोहराएगा। और दूसरी बात मैंने कही थी कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला परफॉर्मेंस है उससे हम ऊपर जाएंगे और वो सही साबित हुआ है। इस बात के लिए मैं जरूर मानता हूं कि जनता का हृदय से धन्यवाद और जिनके कारण ये सफलता हमको मिली है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी हृदय से अभिनंदन। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों राज्यों में साफ कह दिया था कि कमल ही उम्मीदवार है, कोई सीएम कैंडिडेट नहीं था, लेकिन सीएम तो चुनना ही पड़ेगा। पीएम मोदी के नाम पर जीत जरूर मिलती है और विपक्ष कहता है, आज अधीर रंजन चौधरी ने कहा ये बीजेपी की नहीं नरेंद्र मोदी की जीत है। इस पर आपका रिएक्शन? मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें ममता जी का बयान भी जरूर आप इसको कोट करिए कि उन्होंने कहा कि ये तो जनता की हार नहीं है, कांग्रेस की हार है। ये इंडिया गठबंधन है। जो सुन रहे होंगे वो भी ध्यान से सुनेंगे। रहा सवाल अधीर रंजन जी ने शायद ममता जी का बयान नहीं सुना। यहाँ पर मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक विचार जो सिक्का है हमारा, उसके दोनों पहलू हैं, इसको अलग करके नहीं देख सकते। अधीर रंजन जी इस बात को जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मकता की राजनीति इतनी ज्यादा हो गई है कि मुझे लगता है कि कहने के पहले विचार भी नहीं करते कि वो क्या रहे। एक सवाल जल्दी से सीएम पद को लेकर। देखिए, आपने कहा कि शुरुआत तो अच्छी कीजिए इंटरव्यू की, लेकिन अभी तो जनता अब यही जान रही है। जैसे हम लोग सीएम प्रोबेबल्स का चेहरा बताते हैं और भी व्यूअरशिप बढ़ जाता है। तो प्रहलाद जी, सब जानना चाहते हैं कि किस चेहरे पर मुहर लगेगी,
क्या मोदी जी ही डिसाइड कर रहे हैं? कौन डिसाइड कर रहा है और कब तक पता चलेगा? क्या कुछ तो जानकारी दीजिए। नहीं, पार्टी ही डिसाइड करती है और मुझे लगता है कि मोदी हमारे सर्वोच्च नेता है और वो संसदीय दल में जब बैठते हैं और प्रदेश हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो पार्लियामेंट्री पार्टी इस बात को मोहर लगाएगी। विधायक दल का कोई पर्यवेक्षक जाता है, हमारे में विधिवत वो बातें होती हैं, पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट ला कर देता है, उसके बाद संसदीय दल अपना फैसला करता है। इसलिए कोई व्यक्ति इसका अनुमान लगाए या कुछ कह दे, ये सब मुझे लगता है उचित भी नहीं है। आपको कोई फोन वोन आया है? ये फोन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि लाडली स्कीम का कितना कंट्रीब्यूशन आप मानते हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि जो 1,31,00,000 महिलाओं को लाडली के जरिए 1250 रुपए शिवराज जी ने दिए, वो भी एक गेम चेंजर बना रिजल्ट में। मुझे लगता है अंजना जी, मैं 2-3 बातें कहता हूं। हाँ। हम महिला सशक्तिकरण के बड़े पक्षधर हैं। हम गरीब कल्याण का हमारा संकल्प है। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे बेहतर जिंदगी जिए। वो जो चौथी बात है वो है कि किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसे सम्मान भी मिले और उसकी उपज की उसको कीमत मिले। ये 4 हमारे विकास के बिंदु थे जिसके आधार पर हम चुनाव में गए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग ये चर्चा करते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जरा इस पर विचार करिए कि हम आखिर किन मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं। और ये मुद्दा है, तो इस मुद्दा में अगर हम लाडली बहना की बात करेंगे तो बात मध्य प्रदेश तक सीमित रह जाएगी, लेकिन राजस्थान भी हम जीते हैं, छत्तीसगढ़ भी जीते हैं, तेलंगाना का पिछले से बेहतर परफॉर्मेंस हमारा रहा है, मिजोरम जैसी जगह में हमने 2 विधायक हमारे जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोदी बेसिक है। हमने जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, तो मैं जब केंद्र सरकार की बात करता हूं तो मेरी पहली सीढ़ी में शौचालय मानता हूं, दूसरी सीढ़ी उज्ज्वला मानता हूं, तीसरी में प्रधानमंत्री आवास मानता हूं, चौथा में जल जीवन मिशन मानता हूं और 5वां महिला आरक्षण मानता हूं। और मध्य प्रदेश में बच्ची पैदा होती है और लाडली बहना तक जाती है, वो कितनी उच्च शिक्षा में जाए, सरकार उसके साथ खड़ी है। तो महिला सशक्तिकरण का एक पक्ष है भारत सरकार और दूसरा पक्ष है मध्य प्रदेश की सरकार। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों को हम जब एक साथ मिला हुआ देखते हैं तो ये पूरे देश को प्रभावित करती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि महिला सशक्तिकरण एक प्रभावी कदम है जो भी और भी आगे जाएगा, क्योंकि हम ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि महिलाओं की बराबरी से काम चलेगा। हम महिलाओं के मातृ सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए अभी तो ये सीढ़ियां हैं, अभी हमने मुकाम हासिल नहीं किया है, अभी हम और आगे तक जाएंगे। इसको बोर्ड के साथ देखना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय मंत्री, आप आज तक पर हमारे साथ जुड़े। मुझे पता है एक घंटा बहुत भारी आपका बीत रहा होगा, कयामत की रात भी बीत रही होगी जब तक सीएम पद का ऐलान नहीं होता है, लेकिन फोन आता है तो जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी सूचना, बहुत धन्यवाद अंजना जी आपका। जी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी से आलोक शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बीच में मैंने आपकी बात को टोका था। लेकिन सवाल अब यह है कि आप कह रहे थे छत्तीसगढ़ राजस्थान पीएम जीत के लाए तब मानेंगे, अब वो जीत गए। थोड़ा सा वर्डिक्ट पर बोल लीजिए, उसके बाद से तो हम लोग अब वोटिंग खत्म हो गई, रिजल्ट हो गया है और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने जो बातें कही केवल प्रत्युत्तर में कही। जब बीजेपी के प्रवक्ता रामचरितमानस और सनातन को हर डिबेट में घसीट कर लाते हैं तब आप लोग किसी को नहीं रोकते हैं, जबकि न कांग्रेस की तरफ से रामचरितमानस को जलाने की कोई बात हुई और न ही सनातन के लिए। अगर इंडिया अलायंस ने कोई किसी साथी ने कोई बात कही तो हमने उसका खंडन किया, लेकिन बीजेपी केवल और केवल नकारात्मक प्रचार कर रही है आज भी, और अगला एजेंडा भी उन्होंने नकारात्मक प्रचार का शुरू कर दिया है। और ये नकारात्मक प्रचार का यही इन्होंने पूरी तरह से रास्ता अपनाया है। राजस्थान में भी जिस तरह के सोशल मीडिया पर मैसेजेस भेजे गए वो पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने वाले थे, और ध्रुवीकरण सबसे बड़ा नकारात्मकता का हथियार है कि हिंदू मुसलमान में समाज को बांटिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए। हम तो आज देश के प्रधानमंत्री की, मैं सुबह आपके ही चैनल पर भाषण सुन रहा था पार्लियामेंट के बाहर, जब वो बोल रहे थे, वो कह रहे थे लोकतंत्र का मंदिर है और इस पर सबको ये करना चाहिए। भाई 3 काले कानून पास किए, नोटबंदी की, और मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो आप खिलखिलाकर हंस रहे थे। तमाम बिलों पर आप चर्चा नहीं कराते हैं, कोई पार्लियामेंट्री कमेटी आप अडानी के लिए जब पूरे विपक्ष ने कहा और वॉकआउट हुआ तब आपको विपक्ष याद नहीं आया। खैर, मोदी जी हैं, आज जीते हैं, लेकिन आज मोदी जी शायद ये बचाना भूल गए कि 4 राज्यों में आज भी कांग्रेस की 10 लाख वोट ज्यादा है। और हमें तो आज पता चला, बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया
कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ना होकर देश के बाहुबली हैं। बाहुबली तो लग रहे हैं वो, ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसीज का उपयोग बाहुबली ही की तरह करते हैं वो। हम तो चाहेंगे अब महादेव ऐप पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और 8 महीने से जो पूरी तरह से नकारात्मकता का प्रचार आप कर रहे थे उसका अब रिजल्ट आएगा और कौन कौन लोग उसमें फंसेंगे हम चाहेंगे कि उस पर हो, क्योंकि इनका पूरा इतिहास जो है जो रहा है, जो पूरा इतिहास रहा है वो कथनी कुछ होती है और करनी कुछ होती है। अनुराग जी, लेकिन क्या ईडी का जो एक्शन था, ठीक है, इन तमाम राज्यों में वैभव गहलोत के खिलाफ रिजॉर्ट वाले मामले में राजस्थान में या फिर महादेव ऐप स्कैम पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जनता ने उसके फौरन बाद वोट किया है और जिताया। इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हो सकती है टीएमसी, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। ममता बोली बैठक के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये शायद देखिए 3 राज्यों के नतीजों के बाद सबसे बड़ा फॉल आउट हो सकता है इंडिया गठबंधन पर। अभी शुरुआती जानकारी ये आ रही है कि 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई है, ऐसा ममता बनर्जी कह रही हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मेरे दूसरे कार्यक्रम तय है, मैं उसमें जाऊंगी, गठबंधन की बैठक में नहीं जाऊंगी। गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो सकती है टीएमसी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रही है। ये पहला फॉल आउट है और आपने तो शाम तक का इंतजार नहीं किया अनुराग जी, आप तो टूट पड़े कांग्रेस पे। आप कहने लगे कि देखिए एमपी में ये अलग जाकर लड़े, ऐसे आप लोग कैसे हराने का दम भरते हैं? एक चीज का मैं इस बात और ईडी पे जरूर बोलिएगा। बिल्कुल बोलूंगा। हाँ। मैं इस बात पे ही बोलूंगा कि देश के प्रधानमंत्री बाहुबली नहीं है, हमारे जनसेवक हैं। देश के प्रधानमंत्री जनता का ध्यान रखते हैं, वो जनता के सेवक हैं, इसलिए उनको बाहुबली बोलना ये गलत है। भारतीय जनता पार्टी को अपने शब्द वापस लेना चाहिए, उनका सम्मान है देश के अंदर में। दूसरी बात है कि अभी आपने देखा कि सीएम की होड़ मची हुई है, तो हमने आपके सामने सोचा सीएम बनने की लगी है होड़, अभी भी विपक्ष का कोई नहीं है तोड़ इनके पास में। ये खुश हो रहे हैं हम जीत गए, इनको याद नहीं है 2018 में भी कांग्रेस 3 राज्यों में जीती थी, उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। जहां तक कि आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को पहले भी अभी भी आप कांग्रेस को अपने में मंथन करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई जिस तरह का इंडिया गठबंधन था, उन्हें गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर में जिस तरह से हमने उनको बोला था कि भाई हम मिलकर लड़ते हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, वो हमसे मिलकर नहीं लड़े तो हमें उनकी मंशा पे शंका हुई कि कमलनाथ जी, अच्छा हमने तो नहीं बोला कमलनाथ भवलनाथ, न कहीं बोला ना हम ऐसी भाषा का समर्थन करते हैं, लेकिन उनको ये समझना दिल पे लग गई है कमलनाथ की, हम जो उन्होंने कह दिया ना अखिलेश नहीं बात अखिलेश जी की नहीं है, बात है कमलनाथ भवलनाथ हम नहीं बोल सकते, ऐसी भाषा शैली मेरी नहीं है। ये जो उनके अंदर अहम आ गया था कि हम अकेले जीत सकते हैं, हम कर्नाटका जीत गए, हम हिमाचल जीत गए, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी को हमें मिलकर हराना है, क्योंकि नफरत की राजनीति करते हैं, समाज के अंदर विकास की बात नहीं करते। अभी आपने सुना जितनी देर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले उतनी देर तक धर्म के ऊपर में चर्चा करते रहे। धर्म हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। हमें लोगों की समस्या के समाधान के लिए लोग चुनते हैं, आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाते हैं और आप उनकी आस्था पे हमेशा बात करते रहते हैं। वो राजनीतिक में लेके मत आइए कृपया। दूसरी बात, मेरा तो सीधा सा कांग्रेस से भी कहना है कि आप भी अपने अंदर मंथन कीजिए और जो गठबंधन का धर्म है उसको निर्वाह कीजिए, और जहां जहां मिलके आपको लगता है कि हम मिलके लड़ सकते हैं वहां लड़ने की रणनीति आपको बनानी चाहिए, जो आपने मध्य प्रदेश में नहीं बनाई। वो अहंकार कमलनाथ जी का साफ दिखता रहा कि समाजवादी उनसे कह रहे थे कि हम 2003 में 12 सीट जीते, लगातार हम 6-7 सीटें जीतते आए, लास्ट इलेक्शन में भी हमारी 2 सीटें थी, तब भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर समाजवादी लड़ रहे होते, क्योंकि समाजवादी लोग हमेशा रोड पे रहते हैं, घर घर में जाते हैं, वो आपके लिए वोट मांगते, आपका परसेप्शन बड़ा होता और हो सकता है कि आज रिजल्ट कुछ दूसरा होता। इसलिए अगर बीजेपी को हराना है तो आपके अंदर में जो आपको अपने ऊपर जो ज्यादा विश्वास है, ठीक है, दोनों का जवाब लेंगे। गौरव जी आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद अरविंद जी आ रही है। गौरव जी वो कह रहे हैं कि दोनों का ही आरोप है कि धर्म के नाम पर यह जीत आपको मिली है। देखिए अंजना जी, हमारे भाई कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया जाता है और अशोक गहलोत की सरकार है और उस मुद्दे को हम उठाते हैं। रामचरितमानस के बारे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते आए हैं, हम उसे उठाते हैं। अगर ये सनातन का सहारा लेना है तो सहारा लिया है। हम लड़ते रहेंगे हिंदू अस्मिता के लिए, हिंदुत्व के लिए, हमें कोई ग्लानि नहीं है इस पे। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप सपा के प्रवक्ता को इतना टाइम दे रही थी, सारे दर्शकों को यह जानने का हक है इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। हाँ, शब्दों को वापस लेना चाहिए। इन्होंने मुझसे कहा क्या अखिलेश यादव ये शब्द वापस लेंगे जब वो चिरकुट नेता बुलाते हैं? कौन नेता को?
क्या इनके एक प्रवक्ता हैं जो वो मंद बुद्धि बालक बुलाते हैं राहुल गांधी को, वो शब्द वापस लेंगे? जाके वो शब्द वापस करवा आइए, फिर डिबेट करेंगे कौन से शब्द वापस लेने कौन से नहीं। और आपकी राजनीतिक हैसियत ये है, भागिएगा मत, रस्सी से बांध दीजिए इनको। मध्य प्रदेश में सपा को सीटें आई अंडा और आए 0.4% वोट, नोटा के आए 0.99, मतलब नोटा से भी आधे हैं ये, इतने छोटे बौने हैं ये। राजस्थान में इनकी राजनीतिक हैसियत, सीटें आई अंडा 0.01%, 0.01%, नोटा का 100वां हिस्सा है ये, 1% नोटा को। छत्तीसगढ़ में 0.04% इनके वोट आए और नोटा से भी कम। ये तो इनकी राजनीतिक हैसियत हो गई। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं ये कहूंगा, अगर इसी दुनिया में रहना है ना मुंगेरी लाल बन के, चुनाव खत्म हो गए, जो एक सप्ताह पहले रट्टू तोते आके सारे बोलते थे वो आज भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को पनौती बुलाया था, पता चल गया कौन है पनौती। इसलिए भाषा की मर्यादा रखिए, हिंदुओं को गाली मत दीजिए, लोकतंत्र में ईवीएम पे सवाल मत उठाइए। आज अखिलेश यादव ने, उदित राज ने कांग्रेस से और टीएमसी और जेएमएम ने फिर से कह दिया कि भैया ईवीएम शायद खराब है, 1 महीने अगर काउंटिंग होती रहे तो ये भी ठीक है। ये अखिलेश यादव का बयान है। अंजना जी आप मुझे बताइए, जनादेश आप क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं? और मैं समझता हूं, मुझे लगता है कोई नहीं जानना चाहता, आपके नेता और आपकी पार्टी को क्या लगता है ये जानना चाहते हैं। कन्हैया लाल का सर जो है तन से जुदा हुआ, राहुल गांधी ने चुप्पी साधी। 6310 महिलाओं का बलात्कार राजस्थान में हुआ, हमने मुद्दा उठाया। प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी महिला है, धिक्कार है, एक शब्द नहीं बोला। वहां की महिलाओं ने जवाब दिया। एक तरफ लाडली योजना मध्य प्रदेश की थी, सशक्तिकरण की पहचान थी, दूसरी तरफ राजस्थान में बलात्कार हो रहे थे। यही फरक है और यही जनादेश लेकिन वोटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, ठीक है, एक सेकंड जवाब नहीं तो अरे साहब देखिए, अब वो शराफत से बैठे रहते तो उनके पास कोई जाए ही ना। मैं तो बस बीजेपी प्रवक्ता को बताना चाहता हूं, जहां काम आवे सुई का करे तलवार, इसको समझ जाइए तो आपको पता हो जाएगा। हो सकता है प्रधानमंत्री जी और नेताओं में फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे सबके प्रधानमंत्री जी किसी भी दल से हो सकते हैं, बट उनके लिए हम लोग के मन में सम्मान है। आप उनको बाहुबली बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। बाहुबली का शक्तिशाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जल्दी से अरविंद वाजपेयी जी, जब एक से एक अपशब्द पीएम के लिए इस्तेमाल किए गए, वर्ल्ड कप के बाद भी किए गए, मुझे लगता है कि इस तरह की गालियां और गालियों के पत्थर जब उछाले जाते हैं तो जनता आड़ बन के पीएम के लिए खड़ी हो जाती है। क्या आपको लगता है उसका भी रिफ्लेक्शन है इन रिजल्ट्स में? म्यूट किया हुआ है क्या सर वाजपेयी जी? म्यूट ही है, उनको बीजेपी ने म्यूट कर। वाजपेयी जी म्यूट। अच्छा, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो चेक करा रहे हैं सर, आपका ऑडियो गड़बड़ हो गया है जरा सा। आलोक जी जवाब दीजिए, आपको दंभी और अहंकारी समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर कह रहे हैं चुनाव के पहले, अभी तो इंडिया गठबंधन को टेबल पर बैठना है, ममता जी का बयान आ गया कि मुझे मीटिंग के बारे में बताया ही नहीं गया। देखिए, उन्होंने कहा कि मीटिंग के बारे में बताया नहीं गया और मेरे अपने ऑलरेडी प्रोग्राम तय हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि टीएमसी उसमें ज्वाइन नहीं करेगी। मैंने अभी पूरा स्टडी किया उसको, तो उसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन अब तो हम चाहेंगे ना, जिस तरह से नकारात्मकता के धरातल पर मोदी जी ने पूरा चुनाव प्रचार किया है, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, 1 साल सब बरी हो गए थे। अब महादेव ऐप वाले लोग कब तक जेल चले जाएंगे, जरा ये मोदी जी बताएंगे। मोदी जी अब ये भी बताएंगे उस लाल डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है। आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब तो डबल इंजन की सरकार बन गई है। दूसरी तरफ कन्हैया लाल के ऊपर एनआईए के पास फाइलें पड़ी हैं और आप ही ने मुझसे पूछा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर कब उनको फांसी दिया जाएगा। हमने तो 12 घंटे के अंदर उनके परिवार को भी आर्थिक मदद दी थी, नौकरी भी दी थी और 4 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट भी कर लिया था। अब इनकी दोनों जगह सरकार है। अब देश की जनता समझेगी कि क्या केवल मुद्दे चुनावी ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जाते हैं या वास्तव में उनके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई सात्विकता होती है। बीजेपी के प्रवक्ता के इस शो में 3 बार वक्तव्य आए, तीनों बार हिंदू, मुस्लिम और नफरत की बातें करना उनको पूरी तरह से आ गया है।
मोदी जी भी आज गुड गवर्नेंस की बात कर रहे कह थे, रहे हैं बहुत आपको अच्छा लगा, भदौरिया जी यहाँ लेकिन बैठ के- मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। आपने कहा ना कांग्रेस वाले दम्भी और अहंकारी हो गए। वो हाँ, तो जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। नहीं जवाब नहीं। मैं देख रही हूँ कि उनको बुरा लगा है कि मुझे लगता सुनिए, नहीं, सुनिए ना, शर्मा जी को बोलने दीजिए। शर्मा जी, मुझे लगता है, हाँ, देखिए मुझे लगता है हाँ। हमारे साथी हैं, आपस के मनमुटाव भी होंगे, हम एक दूसरे को दम्भी भी कहने की हिम्मत रखेंगे और फिर टेबल पर बैठकर आकर सुलह करके आगे बढ़ने की भी हिम्मत रखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो आज देश को बांटने का काम कर रहा है उसको कैसे रोका जाए, किस तरह से जो गवर्नेंस का बुरा हाल कर दिया गया है, जांच एजेंसीज का बुरा हाल कर दिया गया है, उनको कैसे रोका जाए। पूरी तरह से चोरी की सरकारें चलाते हैं और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के लिए फटकार लगाता है उनके स्पीकर को रोज के भाई तुम कर क्या रहे हो, आधी पार्टी इधर, आधी पार्टी इधर, आधी पार्टी ईडी की मदद से, आधी पार्टी सीबीआई की वजह से। फिर बताता हूं मैं मोदी जी की गारंटी की बात, 2014 के भाषण मोदी जी को उठा लीजिए। सुनिए ना सर, अगले दिन वोटिंग हुई आलोक जी, ईडी के छापे पड़े खासतौर पर महादेव ऐप स्कैम को, और उसके बाद वोटिंग हुई और फिर जनता ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जिता दिया। यानी आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि ईडी और ये सब इस सरकार के बेहस पे काम करिए, वो जनता नहीं विश्वास करेगी। उनको लग रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सही कर रहे हैं। अब इसको कैसे फाइट कीजिएगा? अरे 2 लाइन का जवाब दीजिए आलोक जी। मैं तो फिर कहूंगा, 2014 के बाद से एक एफआईआर बता दीजिए जो मोदी जी ने की हो और उसमें 2 आदमी कन्विक्ट हो गए हो अभी तक। लेकिन अंजना जी, आप केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं। आपकी सरकार केंद्र में रही है, 1,76,000 करोड़ का आरोप लगाया था इस सरकार ने, उसका क्या हुआ? और आप अगर ईडी सीबीआई की वजह से वोट की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि इन 4 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस का वोट 10 लाख ज्यादा है इनसे, और अगर गठबंधन का इंडिया का मिला लें तो लगभग कर्नाटक भी सुनाते हैं, वैसे तो ये कर्नाटक भी सुनाते हैं, हमें भी वोट दिए, कर्नाटक भी सुनाते हैं कि वहां पर वोट परसेंटेज क्या है। वाजपेयी जी जुड़ गए, वाजपेयी जी का बारी आने दीजिए। वाजपेयी जी आपकी शराफत का ये सब फायदा उठाते हैं, कोई आपको बोलने नहीं दे रहा है। वाजपेयी जी जल्दी से कमेंट। लेकिन कर्नाटक में मोदी जी कोई बात नहीं। बोलिए। जनता देखिए ना, जनता ने जवाब दिया है, अभी कल ही जवाब दिया है जनता ने। और ये अजय आलोक जी जो बातें कर रहे हैं, ये पिछले 9 साल से लगे हुए हैं। आलोक शर्मा इनकी बातों में विश्वास ही नहीं करती। मोदी की गारंटी चल गई और राहुल की गारंटी नहीं चली है। देखिए ये इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी अगर किसी की है तो वो मोदी जी की है। और उसके अलावा आप एक बात समझिए, ना अडानी चला, ना पेगासस चला, ना बॉफर्स चला, ना राफेल चला, ना ओपीएस चला, ना जातिगत, मतलब कुछ भी नहीं चला है। और आज भी बैठ के ये वही बातें करे जा रहे हैं। मतलब हम तो बड़ा ताज्जुब है, मोदी जी ने सीख देने की कोशिश की तो उसके भी पीछे पड़ गए, आज से आके शुरू हो गए। एक साथ अगर आपको मान लो वोट मिला है और विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने का वोट मिला है, तो आप पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दोगे? डिस्प्ले कार्ड लेके क्यों जाओगे? कोई भी संस्था हो, कोई भी कोर्ट हो, कोई कचहरी हो, कोई भी व्यवस्था हो, जवाब ले लेते हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेंगे, 2 लाइन का, 2 लाइन का टाइम हम लोग जल्दी से 2 लाइन। देखिए ये तय मान के चलिए, ओपीएस मुद्दा रहेगा, किसान मुद्दा रहेगा, अग्निवीर मुद्दा रहेगा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। आप चुनाव जीत गए इसके मतलब मुद्दा खत्म नहीं होंगे। आप सोचते 5 किलो आटा, 5 किलो, मुझे लगता है कि अगर आलोक जी बाहुबली में हिम्मत है, मोहब्बत की दुकान चली या बंद हो गई? बाहुबली में अगर हिम्मत है तो आलोक जी, मोहब्बत की दुकान, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े 2016 के बाद से बंद हैं। अगर बाहुबली में हिम्मत है तो 2016 के बाद के किसानों की आत्महत्या के आंकड़े जनता के सामने रखिए और बताइए नोटबंदी में क्या क्या हुआ। जवाब दीजिए सबका। ठीक है आलोक जी, प्लीज सर, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। ऐसा लगता था कि इनका करंट लगने जा रहा है। अंजना जी, मुझे ऐसा लगता था जनता के साथ इनको करंट लगेगा, इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। एक हेवल्स का ऐड आता है, वही हालत इनकी है। इनको खुद नहीं पता ये बोल क्या रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन वही रटी रटाई स्क्रिप्ट जो दी जाती है वही रिपीट। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अभी भी 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चेहरों पर मुहर लगनी है। आज तक लगातार कवरेज कर रहा है।